अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए ना तो आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास नंबर 5 की। तो दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को क्या क्या समझाया था? मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास है, एक बार मैं आपको पीछे का रिवाइज करा रहा हूं, जो हिस्ट्री है वो 3 भाग में डिवाइड है, जिसमें एक हो जाएगा सर एंशिएंट यानी कि प्राचीन, एक हो जाएगा मिडीवियल यानी कि मध्यकालीन, और एक हो जाएगा मॉडर्न यानी कि आधुनिक। एंशिएंट फिर से 3 भाग में डिवाइड है, आपको पता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो आदि, और हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल। तो मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको प्री भी करा दिया और प्रोटो भी करा दिया। आज हमारा जो टर्म है वो है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज हम यूपी का हम जानेंगे ऐतिहासिक काल। मकसद पता है क्या है? मकसद यह है कि ऐतिहासिक काल का साक्ष्य यूपी में कहां से मिलता है। ऐतिहासिक काल जो ये है यानी कि ये जो हिस्टोरिक पीरियड है, इस हिस्टोरिक पीरियड का एविडेंस यूपी में कहां से मिलता है, जानने का मकसद सिर्फ ये है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, अगर हम बात करें यूपी में ऐतिहासिक काल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में इसके साक्ष्य एविडेंस कहां से मिलते हैं। इसके जो एविडेंस है ये कहां से मिलते हैं, साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप कहोगे सर देखिए कुछ जगह है, जैसे अहिच छत्र एक जगह पड़ती है, अहिच छत्र, छत्र, अहिच छत्रा। उसके बाद सर एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना होगा, काम्पिल्य, काम्पिल्य। उसके बाद सर एक जगह पड़ती है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। उसके बाद सर एक जगह पड़ती है अंतरजी खेड़ा। दोस्तों इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, अंतरजी खेड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अंतरजी खेड़ा, खेड़ा, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों अभी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक पड़ता है श्रावस्ती, आपने नाम सुना भी होगा, श्रावस्ती। ये पड़ता कहां है जगह, तो आप ध्यान से सुनना। अहिच्छत्र और काम्पिल्य जो है सर ये पड़ते हैं पांचाल में। कहां पड़ते हैं? पांचाला, पांचाल में। पांचाल वो जगह है जहां पर पांचाली थी ना, वो हुआ करती थी। पांचाल जो पांडवों की क्या होती थी, पत्नी हुआ करती थी, जिसे हम पांचाल या द्रौपदी भी कहते हैं, वो यही की थी सर। हस्तिनापुर आप सभी लोगों को पता है मेरठ में था, और जो अंतरजी खेड़ा है आपको पता है उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पड़ता है। श्रावस्ती श्रावस्ती में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप लोग ध्यान में रखना, अब देखो मेन पॉइंट क्या है सर। मेन पॉइंट ये है कि ये जो अंतरजी खेड़ा है ना, अंतरजी खेड़ा सर, यहीं से हमें उत्तर प्रदेश में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य, मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ आयरन। लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से ही मिला है। कब मिला है? तो लगभग 1000 बीसी के आसपास का, 1000 बीसी के आसपास का हमें यहां पर क्या मिला है? लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कि कहां है? हमारे उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा यानी कि एटा जिले के अंतरजी खेड़ा जगह पर। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, चूंकि इसी पीरियड में, या फिर आप कह सकते हो यूपी के साक्ष्य में यहीं पर ही हमें किसकी खोज हुई है? लोहे की। तो इसी को हम लोहयुगीन संस्कृति भी कह देते हैं, इसी को हम लोहयुगीन संस्कृति भी कह देते हैं। आयरन एज कल्चर, इसको हम लोहयुगीन संस्कृति भी कह देते हैं। देखो दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनो, अगर
कहीं आए ना कि लोहे की खोज जो है अब हुई और जो लोहे का इस्तेमाल है वो अब हुआ। देखो खोज और इस्तेमाल दोनों अलग अलग है। अगर खोज लगभग मान के चलो 1000 बीसी में हो चुकी है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा हुआ है वो लगभग लोहे का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो लगभग 600 बीसी के आसपास हुआ है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 1000 बीसी के बाद घटते क्रम में जाओगे 900 800 तो 600 आएगा। तो इसी बीच में क्या हुआ है, 1000 से 600 के बीच में लोहे का इस्तेमाल भी लोग क्या कर चुके हैं, इस्तेमाल करना कर चुके हैं या इस्तेमाल कर चुके हैं, शुरू हो चुका है यहां से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक काल उत्तर प्रदेश में क्या होंगे, साक्ष्य क्या क्या होंगे वो आपके सामने है। अब नेक्स्ट चीज सुनो, नेक्स्ट चीज क्या है तो वो देखो। दोस्तों इसी सभ्यता के अंदर या इसी काल के अंदर एक सभ्यता आती है और इसी सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। इसी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। 1500 बीसी से 600 बीसी तक। दोस्तों वैदिक काल की खास बात पता है क्या है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद या उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो संस्कृति या जो सभ्यता आती है उसे ही क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इसके जो प्रवर्तक थे यानी कि प्रमोटर थे उनका नाम है आर्य। तो याद रखना इस वैदिक सभ्यता के जो प्रमोटर रहे हैं यानी कि प्रवर्तक रहे हैं उनका नाम हो जाएगा सर आर्यन यानी कि आर्य। इनका नाम क्या हो जाएगा, आर्य हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब हुआ यह है कि इसी वैदिक सभ्यता को दो सभ्यताओं में डिवाइड किया गया है या दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित, जिसमें से एक भाग हो जाएगा सिर्फ ऋग्वैदिक सभ्यता। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं इससे, ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन जो कि कब से कब तक की हो जाएगी दोस्तों, याद रखना ये हो जाएगा सर 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और इसी के बाद एक और आएगी जिसे हम कहेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। इसको आप अर्ली वैदिक सभ्यता भी कह सकते हो। तो ये हो जाएगी पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन याद रखेंगे। ये 1000 पे खत्म होती है तो ये 1000 से शुरू हो जाएगी और जाएगी 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। दोस्तों ये हो जाएगा तीनों पे। अब बड़े ध्यान से सबसे पहले हम ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर ऋग्वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसका जो साक्ष्य मिलता है ना, इसका जो एविडेंस मिलता है या इसकी जो बारे में हमें जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। कहां से मिलती है, ऋग्वेद से, यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेदा, वहां से हमें किसकी जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक सभ्यता की जानकारी। खास बात क्या है दोस्तों, इसमें आप पॉइंट नंबर 1 करके लिखोगे कि इस समय जो आर्य थे, इस समय जो आर्यंस थे या आर्य थे वो सर कहां निवास करते थे, तो आप कहोगे सर ये सब के सब लोग ऊपरी गंगा घाटी में निवास करते थे, ऊपरी गंगा घाटी, अपर गंगा वैली। मैं भी आपको मैप बना के भी समझाऊंगा, अपर गंगा वैली, जो कि आप ऐसे कह सकते हो कि अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, या अफगानिस्तान से लेकर आप कहोगे पंजाब तक, हम डिवाइड कर देते हैं ना लगभग पंजाब तक। यानी कि अगर मैं आपको मैप बना के समझाऊं तो कहां बनाऊं मैप, इधर बना देता हूं। देखो जैसे ये हमारा इंडिया है, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है। तो जो ऊपरी गंगा घाटी मतलब ये हमारी गंगा है और इसी गंगा के ऊपर
तो वो घाटी अफगानिस्तान और पंजाब के बीच में है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक तो जा रही है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। खासकर इन नदियों वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है सर, इसी भाग में रहा करते थे ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग। या यही सभ्यता कौन सी है? ऋग्वैदिक सभ्यता है। इसी सभ्यता को हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यहां निवास करने वाले। तो इस जगह निवास करने वाले या इस क्षेत्र को याद रखना सप्त सैंधव, इसी को हम सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र भी कहते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र भी कहते हैं। सप्ता सैंधवा, सप्तवा सैंधवा का मतलब हो जाएगा 7 नदियां जहां पर होती थी उसे ही क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव कहा जाता है। पॉइंट ये है वो 7 नदियां कौन सी है? तो जैसे मैंने अभी नाम बोला, अगर मैं आपको इन 7 नदियों के नाम लिखूं तो आप नाम कैसे लिखोगे? आप लिख लेना नाम सर। एक तो हो जाएगा सिंधु, इंडस। एक हो जाएगा सर झेलम। एक हो जाएगा सर चेनाब। एक हो जाएगा सर रावी। एक हो जाएगा सर व्यास। एक हो जाएगा सर सतलज और एक हो जाएगा सर सरस्वती। सरस्वती, ये है जी वो 7 नदियां। याद रखना, सिंधु सिंधु, झेलम को हम क्या कहते हैं? वितस्ता भी कहते हैं। चेनाब को हम अस्कनी भी कहते हैं। रावी को हम पुरुषनी भी कहते हैं। व्यास को हम विपाशा भी कहते हैं और सतलज को हम शुतुद्री भी कहते हैं। क्योंकि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त यही नाम चलते थे जो मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन वर्तमान में हम इन नामों से इन सभी को जानते हैं, यानी कि इन 7 नदियों को। तो सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब 7 नदियों वाला क्षेत्र, यानी कि ये वाला रीजन। इसी रीजन में क्या रहा करते थे? ऋग्वैदिक सभ्यता में आर्यंस रहा करते थे। डन। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता। अगर पूछा जाए यूपी से कहां से संबंधित है, तो ऊपरी गंगा घाटी से संबंधित है। ऊपर वाली कहां से संबंधित है? ऊपरी गंगा घाटी से क्या है? ये संबंधित है। बताइए, इतना समझ में आया नहीं है? क्लियर? बताओ। डन। तो आप इसका जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट लो। जल्दी से आप क्या लो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या हो गया? अब ऋग्वैदिक हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। जल्दी नोट करो। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, इस जगह ये जो मैंने लिखे ना, इन जगह 5 जन एरिया भी इसको कहते हैं। 5 जन, पंचजना। पंचजना का मतलब है यहां पर स्पेशली 5 राजवंश रहा करते थे, जैसे अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, और एक होता है तुर्वस की जगह एक आता है द्रुह। ये 5 जन यहां रहा करते थे, तो इसे 5 जना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा किसका? ऋग्वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक की। तो उत्तर वैदिक को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, और वो चीज क्या है कि जो आर्यंस थे, यानी कि जो आर्य थे, वो ऊपर से पूर्व की तरफ खिसके। ध्यान से सुनो, आर्यंस जो है वो ऊपर से पूर्व की तरफ खिसके हैं ऐसे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब कहां? तो उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग, यहां मैंने आपको सतलज नदी बताई, सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी और गंगा यमुना दोआब, यहां पर आके बस गए कौन? आर्यंस, यानी कि आर्य। ठीक है, तो अगर उत्तर वैदिक काल में पूछा जाए आर्यंस कहां रहा करते थे, तो आप लिखेंगे कि जो आर्यंस का यहां निवास स्थान था, जो आर्यंस का निवास स्थल था, वो रेजिडेंट था, वो कहां था? सर आप कहोगे सरस्वती। देखो, सबसे पवित्र नदी हमारी सरस्वती है। सरस्वती व गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो जो आर्यंस रहा करते थे वो यहां, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जो आर्य थे वो आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे थे। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहे थे, यानी कि बढ़ते जा रहे थे, बसते जा रहे थे पश्चिम से पूर्व की ओर। और पश्चिम से पूर्व की ओर स्पेशली हमारा यूपी आता है। देखो, उत्तर वैदिक में आता है हमारा स्पेशली यूपी। यूपी में कौन कौन से आते हैं? तो देखो सर, यहां पड़ता है पांचाल, यहां पड़ता है पुरु, कुरु के बाद पांचाल, पांचाल के बाद पड़ता है कौशल, कौशल के बाद मल्ल।
तो ये चार जो महाजनपद है ना, स्पेशली उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित है। कौन से चार सर? इसी रीजन में पढ़ते हैं। क्या कौन कौन से? एक तो पढ़ता है सर कुरु, एक पढ़ता है सर पांचाल, और एक पढ़ता है सर कौशल, और एक पढ़ता है सर मल्ल। नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी महाजनपदास की, ठीक है। तो ये चार महाजनपद स्पेशली उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित है। बात समझ में आई या नहीं? कुरु और पांचाल सबसे विकसित राज्य थे इस दशक के। सोचो, सबसे विकसित राज्य थे ये कुरु और पांचाल। कुरु जो है ना, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जैसे हमारा मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, बागपत हो गया, वो वाला रीजन है। पांचाल वाला इधर बरेली की तरफ हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ये सब के सब। कौशल की तरफ हमारा और परे को जाओगे, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, वो सारा का सारा। और मलवारा बिल्कुल परे का, जिसमें आप लोग कह सकते हो देवरिया हो गया, है ना, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, झांसी वगैरह रीजन पूरा का पूरा। खैर झांसी वाला रीजन उसमें आ जाता है थोड़ा सा, झांसी वाला रीजन नीचे और इधर आ जाता है सूरसेन वाले में, बल्कि परे वाले होंगे सारे के सारे, जैसे चंदोली, वो सारा का सारा मल्ल में आ जाएगा। देखो एक चीज समझो, कुरु और पांचाल सबसे विकसित थे, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध था ना वो पांचाल था। कहा जाता है कि आर्यंस में जितने भी ऋषि हुए ना फेमस, जैसे भारद्वाज हुए हैं, वशिष्ठ हुए हैं, वाल्मीकि हुए हैं, है ना, इसके अलावा गुरु वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य हुए हैं, वो सारों के सारों की तपस स्थली या तप स्थली जो थी वो कौन सी थी? पांचाल हुआ करते थे। समझे नहीं समझे? तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और बताओ समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है या नहीं है? ये हमारा उत्तर वैदिक का हो जाएगा। इसी में एक चीज और लिख सकते हो आप कि इसी उत्तर वैदिक पीरियड में दो महाग्रंथों की रचना हुई है, एक रामायण और एक वाल्मीकि। इसी के टाइम पे क्या हुई है आप लिख सकते हो, एक तो रामायण और महाभारत, रामायण व महाभारत को लिखा गया है। याद रखना, रामायण जो है वो कौशल, ध्यान से सुनो, रामायण जो है वो कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जबकि जो महाभारत है, महाभारत कुरु से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुरु से। कौरव वगैरह नहीं थे उसी टाइम महाभारत, तो कुरु वंश से संबंधित है, जबकि जो रामायण है वो कौशल में इक्ष्वाकु वंश से क्या है? संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। ये हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजों को पता चली होंगी। नहीं पता चली कोई बात नहीं, छोड़ देना, और मेन चीजों पे क्या देंगे, ध्यान देंगे, लेकिन मैंने आपको फुल श्योरिटी के साथ जो मेन है वो सब करा दिया। आई होप समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर आप सभी लोगों से अगली क्लास में। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? चलिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।